Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concepts and today's topic is nursing process। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर हो। ये दोनों क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक पेशेंट सेंटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड used by nurses to provide safe, effective and individualized care। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक पेशेंट सेंटर, सिस्टमैटिक का मतलब है कि मतलब जो भी स्टेप्स हैं इसमें 5 स्टेप्स आते हैं, 5 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यानी पहला स्टेप जब हम फॉलो करेंगे उसके बाद ही हम सेकंड स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पेशेंट सेंटर यानी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उस पे फोकस करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ को लेके उस पे फोकस करता है। मेथड यूज्ड बाय नर्सेस टू प्रोवाइड सेफ, इफेक्टिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। और इसमें जो नर्सेस होती हैं पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड करती हैं, इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करती है और इंडिविजुअलाइज यानी हर पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम से अकॉर्डिंग जो भी उसको हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी अलग अलग केयर प्रोवाइड करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सिक्वेंशियल स्टेप्स। 5 स्टेप्स होती हैं नर्सिंग प्रोसेस में। देखते हैं कौन से। सबसे पहले है असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट स्टेप है इसकी इवैल्यूएशन। देन हम डिस्कस करेंगे पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या पर्पस होते हैं। टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है नर्सिंग प्रोसेस। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर यानी हर पेशेंट को अलग अलग इंडिविजुअली हम केयर प्रोवाइड करते हैं। और पेशेंट सेंटर केयर यानी हर पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है टू प्लान नर्सिंग केयर इन ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं हम पेशेंट को, जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। ऑर्गेनाइज्ड मैनर या सिस्टमैटिक मैनर हम उसको बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है टू सेट प्रायोरिटीज एंड अचीव डिजायर्ड हेल्थ गोल्स। यानी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी हम गोल्स होते हैं उनको सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उन गोल्स को अचीव करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट को एक बीमारी है, ठीक है, पेशेंट को मान लीजिए कि हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है हम उस पर सबसे पहले फोकस करेंगे। जैसे पेशेंट में सबसे ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है हाइपरटेंशन के पेशेंट को, तो हम मेनली उस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉन्टिन्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। जो मतलब पेशेंट को कॉन्टिन्यूस केयर प्रोवाइड करनी है उसको प्रमोट करने में हेल्प करती है। और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर यानी कि नर्सिंग जो केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एमंग हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। यानी कि जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होंगे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। यानी कि जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करने में भी हेल्प करती है नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है टू प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, रिकवरी एंड वेल बीइंग। पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको प्रमोट करने में हेल्प करती है, रिकवरी को प्रमोट करने में हेल्प करती है और पेशेंट की वेल बीइंग को भी प्रमोट करने में हेल्प करती है नर्सिंग प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप जो होती है असेसमेंट। असेसमेंट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। जो असेसमेंट है ये नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट और सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ। इसमें हम क्या करते हैं असेसमेंट में पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो वैलिडेटिंग यानी वैलिड है, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसकी, देन हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। कितने टाइप की असेसमेंट होती है। सबसे पहले आता है इनिशियल असेसमेंट परफॉर्म्ड ऑन एडमिशन। यानी एडमिशन के टाइम पे ही, इनिशियल नाम से ही क्लियर हो रहा है, एडमिशन के टाइम पे ही परफॉर्म कर लेते हैं इनिशियल असेसमेंट।
फोकस्ड असेसमेंट क्या होता है, कंसंट्रेट्स ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं मेनली। नेक्स्ट है इमरजेंसी असेसमेंट डन ड्यूरिंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, यानी कि पेशेंट को जैसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस जो होती है उस टाइम हम क्या इमरजेंसी सिचुएशन में असेसमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। नेक्स्ट आता है ऑनगोइंग असेसमेंट मॉनिटर चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि ऑनगोइंग नाम से क्लियर हो रहा है, ऑनगोइंग यानी कि वो टाइम के टाइम चेंजेस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, तो जब हम बीपी मॉनिटरिंग करेंगे तो हर 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो वो चेंज होता रहता है धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ डाटा। सोर्सेस ऑफ डाटा में 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गैदर्ड बाय द पेशेंट थ्रू इंटरव्यू, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो वो डायरेक्टली आप पेशेंट से ले रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट पेशेंट से पूछ के ही आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे। पेशेंट से हम कैसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू टेक्निक यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में आ जाता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करी है वो आपने पेशेंट से ना लेकर वो किसी फैमिली मेम्बर से, केयर गिवर से, मेडिकल रिकॉर्ड से, या फिर लेबोरेटरी या फिर लेबोरेटरी से आपने कलेक्ट किया है, या फिर जो हेल्थ केयर मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स, उनसे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा 2 टाइप का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या इन्वॉल्व हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है सिम्टम्स, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हो जाता है साइन, यानी सिम्टम्स जो पेशेंट खुद फील कर रहा होगा वो आपको बताएगा, जैसे कि फीलिंग और कंप्लेन बाय द पेशेंट दैट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, यानी पेशेंट को क्या फील हो रहा है, क्या कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, वो पेशेंट खुद आपको बताएगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। जैसे पेन हो गया, नोजिया हो गया, मतलब नोजिया बोलते हैं फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, फटीग हो गया, या फिर एंजाइटी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में जो साइंस होते हैं, ठीक है, उनको आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे मीजरेबल और ऑब्जर्वेबल डाटा अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, ठीक है, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मीजर किया, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, बीपी, या फिर वॉमिटिंग पेशेंट को हो रही होगी, वो आप ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। A nursing diagnosis is a clinical judgment about the patient's response to actual or potential health problems। यानी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, ये एक क्लिनिकल जजमेंट है, ठीक है, क्लिनिकल जजमेंट है, पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके, उसको उसको नर्सिंग डायग्नोसिस कहा जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम अ मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज इट फोकस ऑन ह्यूमन रिस्पॉन्स नॉट डिजीज, यानी कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, जो मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं वो जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, वो इसको कंफर्म करता है, बट जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है वो नर्सेज के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है, वो डिजीज पे फोकस नहीं करते हैं, वो जो भी मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं, ठीक है। और जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है वो पेशेंट की डिजीज पे फोकस करते हैं, जैसे कि आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस यानी निमोनिया हो गया, और नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया जैसे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस कितने टाइप्स का होता है, सबसे पहला है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, कंपोज्ड ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिलेटेड फैक्टर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं, और किससे रिलेट होता है, जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स यानी वही सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे एक्यूट पेन हो गया, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी हो गई, ये उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आ गया रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। द प्रॉब्लम कैन नॉट एग्जिस्ट
or not currently present in the patient but may develop in the future due to the presence of risk factors। यानी कि रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि पेशेंट को प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम नहीं है बट इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स की वजह से वो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी प्रॉब्लम नहीं है बट हो सकती है, चांसेस हैं उसके, हो सकती है। जैसे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क फॉर फॉल्स, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है, ठीक है, रिस्क हो सकता है, या फिर फॉल्स का। नेक्स्ट है थर्ड, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, द क्लाइंट्स डिजायर टू अटेन अ हायर लेवल ऑफ वेलनेस इन सम एरिया ऑफ फंक्शन। जैसे कि वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस का क्या मतलब है, जो पेशेंट की डिजायर होती है, ठीक है, यानी कि मतलब कितना इम्प्रूव कर सकता है वो अपनी वेलबींग को, ये उस पर फोकस करता है। जैसे रेडीनेस फॉर इनहेंस्ड स्पिरिचुअल वेलबींग, जैसे जो पेशेंट का स्पिरिचुअल वेलबींग है उसको इनहेंस करना। नेक्स्ट आता है सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। सबसे पहले सिंड्रोम का मतलब समझ लीजिए। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कई सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक साथ शो हो रहे हैं पेशेंट में। अ क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिस्क एंटिसिपेटेड टू अराइज फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं और रिस्क हैं वो एक साथ शो हो रहे हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी पेशेंट को जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेशेंट को कई सारे सिम्टम्स, कई सारी प्रॉब्लम्स, रिस्क शो हो रहे हैं, जैसे कि फ्राइल एल्डरली सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है PES फॉर्मेट। PES फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी जिसको हम कॉजेज भी बोल सकते हैं, और S मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, और साइन एंड सिम्टम्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस बाय पेशेंट्स रिपोर्टिंग पेन स्केल, यानी पेशेंट को एक्यूट पेन है, एक्यूट पेन आपको पता ही है कि शॉर्ट टर्म यानी 4 to 6 वीक और क्रोनिक लॉन्ग टाइम के लिए। तो सर्जिकल इंसिजन की वजह से पेशेंट को एक्यूट पेन है, और हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, पेन स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्टेप प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव डिजायर्ड पेशेंट आउटकम, यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, उसकी आप प्लानिंग क्या क्या करोगे, मतलब आपको जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए, यानी कि पेशेंट को, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो आपका मेन गोल क्या होगा उसमें कि बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना, और आपकी आउटकम क्या आनी चाहिए कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करोगे, और उसके अकॉर्डिंग ही कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए आप प्लान करोगे। नेक्स्ट आता है गोल्स। गोल्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट यानी इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक, S से स्पेसिफिक, M से मीजरेबल, A से अचीवेबल, और R से रेलेवेंट और टाइम बाउंड, यानी कि गोल्स शुड बी स्मार्ट। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशंस। Independent interventions, activities that nurses are licensed to initiate on the basis of their knowledge and skills and not require a doctor's order, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस होते हैं इसमें मतलब जो लाइसेंस नर्सेस होंगी ये उनके द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं उनकी नॉलेज और स्किल के बेस पे, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं डॉक्टर्स के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो नर्सेस होते हैं वही इसको इनिशिएट कर सकते हैं अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेस पे। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन एसेस करना। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड टीचिंग, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन और टीचिंग देना। नेक्स्ट है मीटिंग हाइजीन नीड्स, पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताना। नेक्स्ट है पोजीशनिंग थेरेपी एंड बेड सोर केयर ETC, यानी पेशेंट को पोजीशनिंग थेरेपी देना, पोजीशन चेंज कराना ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो, और अगर पेशेंट को बेड सोर है भी तो उनकी केयर कैसे केयर करनी है। नेक्स्ट आता है सेकंड डिपेंडेंट इंटरवेंशंस, ठीक है। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस क्या होता है, एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर द ऑर्डर और सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड डॉक्टर इन विच एक्शंस रिक्वायर डायरेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर्स, यानी कि जो एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म की जाती है डिपेंडेंट इंटरवेंशंस में, इसमें डॉक्टर का सुपरविजन, लाइसेंस डॉक्टर का सुपरविजन और ऑर्डर की नीड होती है। इसमें जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, वो डॉक्टर के डायरेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे होंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जैसे जो डॉक्टर है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को, तभी जो नर्स है वो पेशेंट को मेडिकेशन दे सकती है। जैसे ट्यूब फीडिंग, ड्रेसिंग चेंजेस,
कैथेटर इंसर्शन, ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर ऑर्डर करता है उसी के बेस पे होंगी, ये नर्सेस खुद नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिंग इंटरवेंशंस इन विच नर्सिंग एक्शंस दैट रिक्वायर कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। कोलैबोरेटिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि इसमें जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं उनकी कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी नीड होगी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग विद स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट, यानी कि जो हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होंगे स्पीच थेरेपिस्ट और फिजिकल थेरेपिस्ट, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते वक्त। कोऑर्डिनेटिंग विद फार्मासिस्ट, यानी कि जो फार्मासिस्ट होगा उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग विद द हेल्थ टीम, यानी कि जो हेल्थ केयर टीम होगी या फिर हेल्थ टीम होगी उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी पेशेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ पेशेंट को हम एक बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इज कैरिड आउट द प्लान्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन वो होता है जो हमने प्लान किया था उसको, उस प्लान को हमको एक्शन में लाना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि पेशेंट को हाइपरथर्मिया था, हमारा हाइपरथर्मिया था, तो हाइपरथर्मिया में हमको पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस करना था। तो पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे, जैसे कि पेशेंट को पैरासीटामोल देनी थी मेडिकेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, जो मेडिकेशन होगी वो हम प्रोवाइड कर चुके होंगे। नेक्स्ट एक्टिविटीज़, इसके एग्जांपल, मॉनिटर वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, जो डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होंगी वो हमको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। असिस्ट विद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ होंगी उनमें पेशेंट को असिस्ट करना है। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, जो पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको एजुकेट करना है। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होंगे उनको प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप इसका, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन डिटरमाइंस वेदर द नर्सिंग गोल्स हैव बीन अचीव्ड, ठीक है। इवैल्यूएशन सबसे लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपने प्लानिंग की है, मतलब नर्सिंग गोल आपका सेट हुआ था, ठीक है, प्रीवियस स्टेप में वो अचीव हुआ है या फिर नहीं। बेसिकली हम इसमें आउटकम देखते हैं, जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है वो उसकी जो आउटकम है वो पॉजिटिव आई है या फिर नेगेटिव आई है। अगर नेगेटिव आई है तो हम उसको फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं। शॉर्ट में मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी इसका एक डायग्नोज के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को फीवर है, ठीक है, पायरेक्सिया है, ठीक है, तो असेसमेंट में आप क्या करोगे, पेशेंट का असेसमेंट दो टाइप से होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि पेशेंट ने बताया कि उसको वार्म फील हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपने थर्मामीटर से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया, तो आपको पता चल गया कि पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो आपकी आउटकम पॉजिटिव आती है तब तो ठीक है, अगर नेगेटिव आती है तो आपको फिर से वो रिपीट करना पड़ेगा नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको नोट्स ये भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।